हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में दो आर्टिकल्स आए हैं। पहला तमिलनाडु के गवर्नर के ऊपर है और दूसरा वाला जो आर्टिकल है वो आपका इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हुई थी उसके ऊपर है। आइए शुरुआत करते हैं। मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट वर्ड्स हाईलाइट कर दिए हैं जो वोकेबलरी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो उनको आप नोट डाउन करते हुए चलिएगा, ठीक है। लास्ट में एक लिस्ट भी बना लेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं पहले वाले आर्टिकल से। कॉन्ट्रीव्ड ग्रीवियंस, ठीक है। ग्रीवियांस भी कहते हैं कुछ लोग इसको। ग्रीवियांस और ग्रीवियंस का मतलब होता है शिकायत, ठीक है। इसका मतलब होता है शिकायत, कंप्लेंट। कॉन्ट्रीव का मतलब होता है अननेचुरल। कॉन्ट्रीव मीन्स अननेचुरल, अप्राकृतिक, ठीक है। अननेचुरल कंप्लेंट। क्रिएटिंग एन अनसेवरी रो हैज़ बिकम एन एनुअल हैबिट ऑफ तमिलनाडु गवर्नमेंट। अब अनसेवरी की मीनिंग क्या होती है? तो अनसेवरी की मीनिंग होती है अनप्लेजेंट। अनप्लेजेंट तो कहना ये चाह रहे हैं इस लाइन में कि तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं उनकी एक आदत सी हो गई है, वो अनप्लेजेंट शिकायतें करते रहते हैं, ठीक है। अनप्लेजेंट बातों को पॉइंट आउट करते रहते हैं। आइए देखिए हुआ क्या है पूरी कहानी। इट इज़ रिग्रेटेबल दैट द कस्टमरी एड्रेस टू द तमिलनाडु It is regrettable that the customary address to the Tamil Nadu Legislative Assembly by the governor in the beginning of New Year's session is turning into an unsavory, अभी मैंने आपको स्केलिंग में बताया unpleasant, is turning into an unpleasant event, ठीक है। Event year after year. For the third consecutive year, the governor R.N. Ravi's penchant for ranking up controversy has come to the fore. फोर का मतलब होता है सामने आ जाना, कहते हैं ना बैकग्राउंड का अपोजिट होता है फोरग्राउंड, ठीक है। तो ये वो वाला वर्ड है, फोरग्राउंड में से फोर आधा वर्ड है उसका, ठीक है। फोर मीन्स मेन लाइन, सामने आ जाना। तो पेंचेंट का क्या मतलब होता है, ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। पेंचेंट का मतलब होता है लाइकनेस, स्ट्रॉन्ग लाइकनेस होती है ना किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ को पसंद करना बहुत स्ट्रांगली। पसंदीदा हिंदी में आप कह सकते हैं इसको, पसंदीदा, ठीक है। तो यही लिखिए कि भाई जो गवर्नर साहब है R.N. रवि, उनकी एक बहुत पसंदीदा चीज़ हो गई कंट्रोवर्सी में बने रहना, ठीक है। कंट्रोवर्सी क्रिएट करना उनके लिए एक पसंदीदा चीज़ हो गई है, ये यहाँ तक लिखा हुआ था। आगे देखिए, ही लेफ्ट द असेंबली विदाउट रीडिंग आउट द एड्रेस, claiming that the national anthem and the constitution of India has been insulted because the anthem was not played prior the delivery of his speech. उन्होंने अपनी एड्रेस स्पीच नहीं दी, ये कहते हुए कि भाई भारत का जो नेशनल एंथम है वो और कॉन्स्टिट्यूशन को पहले नहीं डिलीवर किया गया उनकी स्पीच के, मतलब उनकी स्पीच के बाद वो बाद में क्यों होगा, पहले नेशनल एंथम आना चाहिए फिर उनकी स्पीच होनी चाहिए, ऐसा उनका ये कहना था इस बार, ठीक है। फिर आगे देखिए लिखा है, द स्टेट गवर्नमेंट मेंटेन्स द प्रैक्टिस इन असेंबली was to play the state's invocation to Tamil before the address and the national anthem at the end of the governor's speech. अब भाई स्टेट की जो असेंबली है यानी कि जो विधानसभा है उसकी ये शुरुआती प्रैक्टिस रही है, शुरुआत से उनका रिजीम या रूटीन यही रहा है कि भाई पहले गवर्नर की स्पीच होगी और स्टेट का एड्रेस होगा, उसके बाद फिर नेशनल एंथम प्ले किया जाएगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड आ गया आपका इन्वोकेशन। इन्वोकेशन की मीनिंग आप लिख लीजिए। इन्वोकेशन की मीनिंग है टू स्टार्ट अ इवेंट, इवेंट को स्टार्ट करना, ठीक है। कोई भी प्रारंभ करना हिंदी में कह सकते हैं आप इसको, इंग्लिश में कहेंगे टू स्टार्ट अ इवेंट, एन इवेंट, सॉरी, टू स्टार्ट एन इवेंट। टू तमिल बिफोर द एड्रेस, ठीक है, एंड द नेशनल एंथम एट द एंड ऑफ द गवर्नर स्पीच, ये हो गए थे। यहाँ पे आगे आ जाइए। As in the previous year, Mr. Ravi has to bear much of the blame for flagrant politicization of the event. Flagrant, ये भी एक important word है, flagrant. Shockingly shameful, शर्मनाक हिंदी में कहा जा सकता है, इंग्लिश में हम इसको कहेंगे shockingly shameful. Shockingly.
ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे, क्या कहना चाह रहे हैं, कह रहे हैं मिस्टर रवि हैज़ टू बियर मच ऑफ ब्लेम फॉर शेमफुल पॉलिटाइजेशन ऑफ द इवेंट। मतलब कहने का मतलब ये एक बहुत शर्मनाक बात उनके लिए रही कि भाई मतलब आप इतने अच्छे इवेंट में ये सब छोटे छोटे मुद्दों के चक्कर में अपनी स्पीच नहीं दे रहे हैं, मतलब तो ये एक तरह की राजनीति हो गई। ठीक है, तो ये बहुत ही शर्मनाक चीज़ रही, ऐसा उनको सहना पड़ा। लिखा है, इफ़ ही हैड सच प्रायर नॉलेज अबाउट द प्रैक्टिस फॉलोड इन द असेंबली हिज ग्रीवियंस कम्स अक्रॉस a ruse to create a controversy and avoid performing his constitutional duty of propounding the government's policy statement on the floor of the house। कहने का मतलब अगर उनको पहले से पता भी है कि भाई ये असेंबली की प्रैक्टिस है कि भाई पहले ये सारी चीज़ें होगी, इन्वोकेशन होगा, गवर्नर की स्पीच होगी, उसके बाद नेशनल एंथम आएगा, और ये पता होने के बावजूद उन्होंने अपनी एड्रेस स्पीच नहीं दी, तो इसका मतलब तो ये होगा कि ये एक रूस है। रूस का मतलब होता है, रूस का मतलब होता है चाल, प्लान्ड एक्शन। ठीक है, प्लान्ड एक्शन, या हिंदी में आप इसे चाल कह सकते हैं, रूस। ठीक है, तो इसका मतलब ये था कि उनको तो ऑलरेडी पता है कि भाई ये सीक्वेंस होती हैं इवेंट्स की असेंबली के अंदर में, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने ऐसा कर दिया और ये बहाना मार दिया कि भाई ये तो इंसल्ट है नेशनल एंथम की, तो ये सब कुछ प्लान्ड हो गया, इट्स अ पॉलिटिकल स्टंट, ऐसा कहा गया। फिर लिखा है आगे, एंड अवॉइड परफॉर्मिंग कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ऑफ प्रोपाउंडिंग, दिस इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट, प्रोपाउंडिंग द गवर्नमेंट्स पॉलिसी। प्रोपाउंड करने का मतलब होता है बताना, टू गिव द एक्सप्लेनेशन। हिंदी में से कहते हैं प्रतिपादन, इंग्लिश में से कहेंगे टू एक्सप्लेन। ये तो बहुत कॉमन वर्ड है, आपने सुना होगा ना कि द फॉलोइंग पर्सन प्रोपाउंडेड दिस थ्योरी, इसने ये थ्योरी दी, उसने वो ये किया, ये वो, ऐसा वो वाला वर्ड है। प्रोपाउंडिंग मीन्स टू एक्सप्लेन समथिंग, हिंदी में कहते हैं प्रतिपादन। लिखा है, मिस्टर रवि हैज स्किप्ड द पोर्शंस ऑफ द एड्रेस prepared by the state government, including reference to Dravidian model of governance and some praise for the law and order situation in the state। ये पहले की बात उन्होंने बताई कि 2013 में ऐसा हुआ था, 2013 में भी उन्होंने बनी बनाई स्पीच छोड़ दी थी। ठीक है, और द्रविडियन मॉडल ऑफ गवर्नेंस को नकार दिया था। लिखा है, लास्ट ईयर ही एक्सप्रेस्ड हिज इनएबिलिटी टू रीड आउट द एड्रेस, साइटिंग दैट ही वाज टर्म्ड साइटिंग व्हाट ही वाज टर्म्ड मिसलीडिंग क्लेम्स एंड फैक्ट्स। मतलब पिछले साल भी उन्होंने एड्रेस देने से मना कर दिया था, कह दिया था कि भाई ये जो एड्रेस है इसमें भाई कुछ भी क्लेम्स हैं और फैक्ट्स हैं, ठीक है, जो बेबुनियादी हैं, बेबुनियादी फैक्ट्स, और इन सब के बेसिस पे ये पूरी स्पीच बनी है, इस वजह से मैं ये एड्रेस दूंगा नहीं। फिर आगे देखो, लिखा है, इट इज़ नोटवर्थी दैट देयर वाज अ रिसेंट राउंड ऑफ gubernational changes, not gubernational, आई एम सो सॉरी, ये वर्ड है gubernatorial। gubernatorial का मतलब होता है गवर्नर का। ठीक है, gubernatorial मीन्स समथिंग रिलेटिंग टू गवर्नर। गवर्नर का हिंदी में आप कह सकते हैं इसको समथिंग रिलेटिंग टू गवर्नर। ये एक अमेरिकन टर्मिनोलॉजी है, अमेरिकन इंग्लिश से निकल करके आती है, गुबरनेटोरियल। तो गवर्नर का या गवर्नर से या गवर्नर को, इस तरह के जहाँ पे शब्दावली का प्रयोग होना है वहाँ पे एक ही वर्ड यूज़ कर देते हैं, गुबरनेटोरियल। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा है, इट इज़ नोट वर्दी दैट देयर वाज अ रीसेंट राउंड ऑफ गुबरनेटोरियल चेंजेस एंड न्यू अपॉइंटमेंट्स। कहने का मतलब गवर्नर के चेंजेस, गवर्नर के ट्रांसफ़र, गवर्नर को यहाँ से उठा के वहाँ डालना, या नए गवर्नर का अपॉइंटमेंट होना, यहाँ इस कॉन्टेक्स्ट में वर्ड यूज़ हुआ है। नोटेबली गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, हु हैज़ बीन अ थॉर्न इन द फ्लैश ऑफ केरला गवर्नमेंट, वॉज शिफ्टेड टू बिहार, वाइल मणिपुर एंड मिजोरम हैव गॉट न्यू इनकम्बेंट्स। ठीक है, इनकम्बेंट्स का मतलब होता है पदाधिकारी, जो नए आए थे ना, उत्तराधिकारी नहीं कहेंगे, वो गलत वर्ड हो जाएगा, पदाधिकारी कहेंगे। ठीक है, पदाधिकारी इन राजभवन। However, Mr. Ravi, whose continuance in the Tamil Nadu has been rendered untenable long years ago, untenable का मतलब होता है not defended। ठीक है, not defended, untenable। हिंदी में आप इसे कह सकते हैं अस्थिर, अस्थिर। ठीक है,
he completed a combined period of 5 years as governor in two states, having been appointed to the offices in Nagaland in 2019. He was shifted to Tamil Nadu in 2021, but has often found himself in the thicket का मतलब होता है झाड़ियाँ, ठीक है, थिकेट, बुशेस, या छोटा मोटे जो जंगल टाइप का होता है ना, छोटे पेड़ों का, उनके लिए यूज़ करते हैं ये वर्ड थिकेट. तो ही वॉज शिफ्टेड टू तमिलनाडु इन 2021, बट ही ऑफन फाउंड हिमसेल्फ इन द थिकेट ऑफ पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी. कहने का मतलब भाई सियासी जो राजनीति होती है उसमें अपने आप को पाते हैं हर बार. ये जैसे 2021 से ये शिफ्ट करे गए थे तमिलनाडु में, उसके बाद से इन्होंने अपने आप को हमेशा पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी से घिरा हुआ, ठीक है, बुशेस के अंदर. इन द थिकेट का मतलब होता है घिरा हुआ, अपने आप को हमेशा कंट्रोवर्सी से घिरा हुआ पाया है इन्होंने. फिर आगे लिखा है ऑन दी वन हैंड होल्डिंग अप लेजिस्लेशन, ऑन दी अदर हैंड बाय डिलेइंग दी असेंट टू बिल. तो एक तरफ इन्होंने अपने हाथ में पूरी व्यवस्था उठा ली, दूसरी तरफ इन्होंने जो नए कानून के बिल पास हो रहे थे उसको भी डिले कर दिया, नहीं करते थे. लिखा है गोइंग बाय द रिसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एंड द ऑब्जर्वेशन देयर ऑट टू बी नो ली वे. अब ये थोड़ी सी कॉमन, दिस इज़ नॉट अ फॉर्मल वर्ड ली वे, ठीक है, कॉमन टर्मिनोलॉजी है, बोलचाल में बोलते हैं इसको. ली वे का मतलब होता है रास्ता निकालना, ठीक है. कॉमन ली वे का मतलब होता है फ्री, मतलब ऐसा आप समझ लो, फ्रीडम कह सकते हो आप इसको, ठीक है, फ्रीडम एक्ट्स, ठीक है. तो कहने का मतलब ये है, वो लाइन में ये कहना चाह रहे हैं गोइंग बाय द रिसेंट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स एंड द ऑब्जर्वेशन देयर ऑट टू बी नो ली वे फॉर गवर्नर्स. कहने का मतलब इनकी स्वतंत्रता ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, स्वतंत्र रह कर के जो काम कर सकते थे ना, फ्रीडम एक्ट्स, वो अब ख़त्म हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट के नए जजमेंट के बाद. ऐसा लिखा हुआ है इस लाइन में, ठीक है, फ्रीडम एक्ट्स में. चलिए आगे आ जाइए. टू यूज़ देयर पोजीशन टू अंडरमाइन द रिजीम्स लेड बाय द पॉलिटिकल एडवर्सरीज ऑफ दोज इन द पावर एट द सेंटर. Given the scale of Mr. Ravi's persistent differences with the elected regime, it is indeed strange and questionable that the union government should retain him in the office unless its objective is to test the limits of state government's tolerance. तो फाइनल लाइन में उन्होंने क्या कंक्लूड किया, उन्होंने ये किया कि भाई यूनियन गवर्नमेंट को इनको ट्रांसफ़र देना चाहिए, इनके टर्म के ऊपर क्वेश्चनिंग होनी चाहिए कि इनको रखें या ना रखें, ठीक है, इनको रिटायर करना चाहिए तब तक जब तक गवर्नमेंट यानी कि यूनियन गवर्नमेंट है, उनका उद्देश्य ये नहीं है कि वो स्टेट गवर्नमेंट की टॉलरेंस चेक कर रहे हैं, ठीक है, सहिष्णुता कितना सह सकती है स्टेट गवर्नमेंट, टॉलरेंस चेक कर रहे हैं. अगर वो मोटिव ना हो तो ये हमारा पहला आर्टिकल हो गया. आप आ जाइए दूसरा आर्टिकल की ओर चलते हैं. डाउन बट नॉट आउट. ये तो भैया इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो भी टेस्ट क्रिकेट सीरीज़ चल रही थी उसके ऊपर लिखा है. बहुत शानदार आर्टिकल लगा मुझे ये वाला आज का. लिखा है इंडिया लॉस्ट अ क्लोज सीरीज टू ऑस्ट्रेलिया बिकॉज ऑफ इट्स बैटिंग फ्रेल्टी. ये तो बहुत कॉमन वर्ड है, आपने सुना होगा, फ्रेल वहीं से निकल के आया है, ठीक है. फ्रेल का मतलब होता है नाजुक, फ्रजाइल, फ्रेल वो वाली बात है. तो फ्रेल्टी का मतलब होगा वीकनेस, कमज़ोरी. ये इसको थोड़ा सा मैं लाइट कर देता हूँ, एक सेकेंड. वीकनेस, ठीक है, फ्रेल्टी का मतलब होता है वीकनेस. अ डेकेड लॉन्ग डोमिनेंस वूंड टू अ क्लोज एट सिडनी क्रिकेट ग्राउंड ऑन संडे. द बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, द सेकंड बिगेस्ट सिल्वरवेयर इन द टर्म्स ऑफ स्टैचर का मतलब रिस्पेक्ट, रुतबा हिंदी में कह सकते हैं, ठीक है, बहुत कॉमन वर्ड है. टर्म्स ऑफ स्टैचर आफ्टर द एशेज़ इन क्रिकेट, कि भाई एशेज़ की जो सीरीज़ होती है, एशेज़ सीरीज़ आपको पता ही है, इंडिया इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के बीच में होती है. उसके बाद जो सबसे फेमस टेस्ट क्रिकेट सीरीज़ है वो यही है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी. ऐसा ये यहाँ लिखा हुआ है. एंड द बिगेस्ट ऑन बेसिस ऑफ व्यूअरशिप. भाई व्यूअरशिप के बेसिस पे तो सबसे ज़्यादा यही है, सबसे ज़्यादा देखने वाले लोग यही टेस्ट सीरीज़ को देखते हैं. हैज़ बीन इंडियाज़ प्रिजर्व since 2015. ऑस्ट्रेलिया won the title in 2014 and 15. लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया कब जीती थी, 14-15 में जीती थी. उसके बाद इंडिया ही जीतती आ रही थी, अभी रिसेंटली हार गई है, ठीक है.
home series, and after the India claimed the trophy on 4 occasions. This winning streak ended once the fifth test concluded at Sydney, with Pat Cummins and his men winning by 6 wickets and seizing the series at 3-1. Likha, the margin could hint at the vast gap in the ability between two squads, but it was anything but that, and India has its moments and could have finished on the victors podium. Podium का मतलब होता है पायदान, ठीक है। वो आपने देखा होगा ना, अरे नेता लोग जो स्पीच देते हैं उनके आगे एक ऐसा रखा होता है बड़ा सा जिसमें माइक वगैरह रखा होता है, पायदान, ठीक है, उसे पोडियम कहा जाता है। तो ये कह रहे हैं कि भाई इंडिया जीत सकती थी। विक्टर्स पोडियम का मतलब होता है, विक्टर यानी कि वो जो जीतता है, जीतने वाला। विक्ट्री का मतलब होता है जीत, और जो विक्ट्री लाता है उसे विक्टर कहते हैं। तो विक्टर्स पोडियम यानी कि इंडिया जीत सकती थी, जीत के पायदान पे खड़े हो सकती थी। लिखा है दिस वॉज द सीरीज वेयर द बैटर्स प्लेड सेकेंड फिडल। सेकेंड फिडल, बैटर्स प्लेड सेकेंड फिडल का मतलब होता है बेपरवाह खेलना, लापरवाही से खेलना, मतलब नॉट बेपरवाह, लापरवाह इज द करेक्ट वर्ड। प्लेइंग केयरलेसली, एकदम लापरवाही से खेला, प्लेइंग केयरलेसली। सेकेंड फिडल टू द एक्सीलेंट स्पीडस्टर्स, कहने का मतलब जो उनके फास्ट बॉलर्स थे उनके खिलाफ बहुत बेपरवाही, लापरवाही से सॉरी, इन्होंने बैटिंग करी, तो ये एक कारण था, इस वजह से वो हार गए। लिखा है इट इज़ नो सरप्राइज दैट व्हेन जसप्रीत बुमराह, द मोस्ट डोमिनेंट अमंग देम, गॉट इंजर्ड एंड कुड नॉट बोल ड्यूरिंग द ऑस्ट्रेलियन सेकेंड इनिंग्स चेज इन द लास्ट टेस्ट, द होस्ट प्रॉस्पर्ड। कहने का मतलब ये है कि भाई बुमराह इंजर्ड हो गए थे तो ऑस्ट्रेलिया की दूसरी इनिंग में वो बॉलिंग नहीं कर पाए, इस वजह से ऑस्ट्रेलियंस प्रॉस्पर कर गए, यानी कि पनप गए जीत की तरफ को। लिखा है बुमराह बिगेन द सीरीज एज कैप्टन, अ पोजीशन ही रिटर्न टू वंस रेगुलर स्कीपर, एंड आउट ऑफ फॉर्म रोहित शर्मा ऑप्टेड आउट द क्लाइमैक्स, एंड बुमराह विथ 32 विकेट्स लीड द चार्ट्स, ठीक है, लेड द चार्ट सॉरी। Again with resilient bat, ही इवन हेल्प इंडिया अवॉइड द फॉलो ऑन इन ब्रिस्बेन गाबा। तो ब्रिस्बेन में भाई उनने अच्छी बैटिंग करी थी, फॉलो ऑन से बचा लिया था। लिखा है ट्रांजिशन इज अपॉन द इंडियन टेस्ट यूनिट स्पेशली आफ्टर फेलिंग टू क्वालिफाई फॉर द आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल। अब ये हुआ कि भाई इंडिया आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल में क्वालिफाई नहीं कर पाएगी, हालांकि रैंकिंग में इंडिया नंबर 2 पर ही है ऑस्ट्रेलिया के बाद, बट मुझे लगता है अभी और भी टेस्ट सीरीजेज होंगी बीच में, तो उसमें रैंकिंग शायद ऊपर नीचे हो जाएगी। लिखा है हैविंग ईज्ड आउट द चेतेश्वर पुजारा एंड अजिंक्य रहाणे नाउ डीलिंग विद आर अश्विन्स रिटायरमेंट मिड सीरीज, द सेलेक्टर्स एंड द कोच गौतम गंभीर नीड टू लुक एट द फ्यूचर ऑफ विराट कोहली, रोहित एंड रविचंद्र जडेजा। तो भाई अब देखना चाहिए कोहली, रोहित और रविंद्र जडेजा को किस तरीके से यूज़ करना है इंडियन क्रिकेट टीम को और आगे ले जाने के लिए, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे। लिखा है दीज प्लेयर्स वर इंडिया स्कोर इन टेस्ट बट चेंज इज़ इनएविटेबल। अब भाई ये इंडिया के कोर खिलाड़ी थे एकदम बीच वाले, लेकिन अब इनको हटाना पड़ेगा टेस्ट क्रिकेट से, ऐसा ये कहना चाह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि चेंज इज़ इनएविटेबल। इनएविटेबल तो आपने सुना होगा, बहुत कॉमन वर्ड है, एवेंजर्स की जो मूवी आई थी एंड गेम, उसमें भी कितना यूज़ हुआ है ये वर्ड। इनएविटेबल का मतलब होता है जिसे रोका ना जा सके, ठीक है, जो घट के ही रहेगा। वो कहते हैं ना, होनी को रोका नहीं जा सकता, टाला नहीं जा सकता, वो चीज़ जो टाली ना जा सके उसी को कहते हैं इनएविटेबल, जिसे टाला ना जा सके। लिखा है टूर्स डाउन अंडर ओफेंट फोर्स फ्लक्स, दिलीप वेंगा सरकार, ठीक है, दिलीप वेंगा सरकार रिटायर्ड आफ्टर 1991 टूर, राहुल द्रविड़ एंड वीवीएस लक्ष्मण फॉलोड सूट आफ्टर देयर 11-12 विजिट। ठीक है, तो भाई दिलीप जी के रिटायर होने के बाद राहुल द्रविड़ और वीवीएस लक्ष्मण ने अच्छी कमान संभाली थी भारतीय टेस्ट क्रिकेट की, काफ़ी आगे बढ़ा था। इन दी करंट सजन दिस इज़ अगेन अ इम्पोर्टेंट वर्ड, करंट सजन, इसका मतलब होता है टेम्पररी स्टे करना। आज की कहानी कहने का मतलब टुडेज रैंकिंग कह सकते हो आप, या टुडेज स्टे, आज हम कहाँ पर हैं, ठीक है। डिस्पाइट स्कोरिंग अ टन इन द फर्स्ट टेस्ट एट पर्थ, कोहलीज ओवरऑल यील्ड ऑफ 190 23.75 वॉज पुअर। कहने का मतलब आज की कहानी में भले ही पहले टेस्ट मैच में कोहली ने अच्छे रन बनाए थे, उसके बावजूद विराट कोहली का एवरेज रहा है 23.75, जो कि कम है, और रोहित के नंबर्स तो और भी ख़राब हैं, इवन वर्स 3 6 10 3 9।
फिर यशस्वी जायसवाल रन एंड केएल राहुल इनिशियल कंसिस्टेंसी, न्यू कमर रितनीश कमर रेड्डी 100 एट मेलबर्न एंड दी ऑड लोअर ऑर्डर रेजिस्टेंस बेल्ड आउट इंडिया बट दैट वाज नॉट इनफ। कहने का मतलब कि भाई रेड्डी ने जो 100 रन मारे थे मेलबर्न में, ठीक है, और थोड़े बहुत जायसवाल और केएल राहुल की जो शुरुआती पार्टनरशिप ठीक ठाक चली, वो ठीक थी, लेकिन वो ज़्यादा दूर तक नहीं चल पाई। ठीक है, उसने इंडिया को काफ़ी हद तक बाहर तो निकाला, लेकिन वो ज़्यादा दूर तक आगे नहीं चल पाई। लिखा है इंडिया लॉस ड्यू टू बैटिंग इन एप्टीट्यूड, बैटिंग इन एप्टीट्यूड। ठीक है, एप्ट का मतलब होता है स्किलफुल, और सही ढंग से बैटिंग ना करना। ठीक है, तो उसमें इनएप्टीट्यूड का वर्ड यूज़ किया गया है इन्होंने। ठीक है, सही तरीके से अपनी स्किल्स का प्रूव, मतलब स्किल्स का यूज़ ही मत ना करना या स्किल्स का ना होना, दैट्स कॉल्ड बीइंग इनएप्टीट्यूड। अब फ्रेलिटी, फ्रेलिटी का मतलब तो अभी बताया था, वीकनेस दैट अफेक्टेड द ऑस्ट्रेलिया टू बिफोर इट्स मिडिल ऑर्डर फाउंड अ सेकेंड विंग थ्रू स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड एंड मार्नस लाबुशेन। मोहम्मद सिराज toiled the hard but beyond him बुमराह डिड नॉट हैव मच सपोर्ट फ्रॉम दी बॉलिंग रैंक्स। कहने का मतलब मोहम्मद सिराज ने बहुत सपोर्ट किया बुमराह को, काफ़ी मेहनत करी। ठीक है, लेकिन उसके बाद, उनके बाद और कोई भी बॉलिंग में नहीं था जो बुमराह की बॉलिंग को सपोर्ट कर सके, यानी बॉलिंग को स्ट्रांग बना सके। लिखा है दिस वॉज अ सीरीज ऑन विच कमिंस थ्रू 25 विकेट्स एंड 159 रन imposed his will. India will need to find a younger hero, especially batters who are adept. ठीक है, ये वो वाला अडेप्ट नहीं है, ये DAPET वाला नहीं, वो तो धारण करना हो गया, वो अडेप्ट नहीं। ये अडेप्ट का मतलब होता है स्किल्ड, हिंदी में आप इसे कह सकते हैं निपुण, निपुण हिंदी में आप कह सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में इसका मतलब होता है स्किल्ड। तो नए बैटर्स लाने पड़ेंगे जो एकदम स्किल्ड हैं और वो दोनों तरह की बॉलिंग खेल सकें, स्पिन भी और पेस यानी कि फास्ट बॉलिंग भी, एट होम एंड अब्रॉड, जो घर में यानी कि भारत के डोमेस्टिक क्रिकेट स्टेडियम्स में मैच हो, चाहे अब्रॉड हो, टेस्ट में हो, चाहे लिमिटेड ओवर्स के मैच हो यानी कि T20 और ODI, तो नए बैटर्स की ज़रूरत है। ऐसा ये पूरा कंक्लूजन निकल के आ रहा है ये आर्टिकल का। तो आज के एडिटोरियल में 2 आर्टिकल्स थे, दोनों शानदार और अच्छे थे। सारे इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैंने आपको बता ही दिए हैं। अब चाहें तो हम एक लिस्ट भी बना सकते हैं। ठीक है, आ जाइए एक लिस्ट बना लेते हैं तुरंत से। दोनों आर्टिकल्स के जो हमने इंपॉर्टेंट वर्ड्स को मार्क किया उनकी एक लिस्ट बना लेते हैं। लिखिए पहले वाले आर्टिकल के वर्ड्स। सबसे पहला वर्ड हमने लिखा कॉन्ट्रीब्यूट। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ। कॉन्ट्रीब्यूट, ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूट का मतलब होता है अननेचुरल। पहला वर्ड आज का। दूसरा वर्ड था अनसेवरी। अनसेवरी का मतलब होता है अनप्लेजेंट। ये खासकर खाने के साथ यूज़ किया जाता है इस वर्ड का सबसे ज़्यादा, अनसेवरी। जो टेस्टी खाना नहीं होता ना उसे हम अनसेवरी कहते हैं। अस्वादिष्ट, स्वादिष्ट का अपोजिट वाला। ठीक है, तीसरा वर्ड आ जाइए। थर्ड वर्स वॉज पेंचेंट। ये तो इम्पोर्टेंट है, ये आपके अनसीन पैसेजेस वगैरह में आ सकता है बैंकिंग और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एज अ सिनोनिम या एंटोनिम बन के। पेंचेंट का मतलब होता है लाइकनेस, या आप इसको पूरा पूरा लिखें स्ट्रॉन्ग लाइकनेस, किसी चीज़ के प्रति स्ट्रॉन्ग लाइकिंग को हम लोग कहते हैं पेंचेंट। फोर्थ वर्ड आपका है फ्लैग्रेंट। ये वर्ड भी इम्पोर्टेंट है, आ सकता है सिनोनिम और एंटोनिम्स के यूज़ पे। फ्लैग्रेंट, फ्लैग्रेंट का मतलब होता है शेमफुल, एक्सट्रीमली शेमफुल भी कह सकते हैं। पांचवा वर्ड आपका आएगा रूस। बहुत सिंपल और इजी वर्ड है, कॉमन वर्ड भी है। रूस का मतलब होता है चाल। ठीक है, चाल, तो इसे कहते हैं प्लान्ड ट्रिक। प्लान्ड ट्रिक, सोची समझी साजिश।
रूस। प्रोपाउंडिंग, ये तो बहुत बहुत ज़्यादा कॉमन वर्ड है। प्रोपाउंडिंग, टू एक्सप्लेन समथिंग, टू एक्सप्लेन समथिंग। टू एक्सप्लेन समथिंग। 6 वर्ड हो गए। 7th वर्ड था हमारे पहले वाले आर्टिकल से आपके ग्यूबरनेटोरियल। ग्यूबरनेटोरियल, ये अमेरिकन इंग्लिश से लिया गया वर्ड है। ग्यूबरनेटोरियल का मतलब होता है समथिंग रिलेटेड टू गवर्नर। कुछ भी हो सकता है, अब समथिंग ये वर्ड ही इसलिए इसमें मीनिंग मैं लिखवा रहा हूँ, समथिंग रिलेटेड टू गवर्नर। गवर्नर से मिलती जुलती कोई भी बात होगी तो उसके लिए ये वर्ड का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, समथिंग रिलेटेड टू गवर्नर। ठीक है। 8th वर्ड जो हमने सीखा था वो था अनटेनेबल। नॉन डिफेंडेड। ठीक है, नॉन डिफेंडेड। अस्थिर भी कह सकते हो आप हिंदी में इसको, अस्थिर या अस्थाई, इस तरह से। थिकेट, ग्रुप ऑफ बुशेस। ठीक है, जैसे हर्ड्स ऑफ शीप होता है वैसे ही बुशेस के ग्रुप को कहते हैं थिकेट। कलेक्टिव नाउन्स है ना, थिकेट इज़ अ कलेक्टिव नाउन। फिर आ जाएगा लीवे। अरे 9 के बाद तो 10 आएगा, सॉरी। लीवे, लीवे थोड़ा सा इनफॉर्मल वर्ड है, इनफॉर्मल इंग्लिश में ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, हिंदी में आप इसे कह सकते हैं छूट। आज़ादी जो होती है ना भाई, कि ये मेरी छूट है, मैं ऐसा कर सकता हूँ, मुझे इतना अलाउड है ये करना या नहीं करना, वो वाली बात है, फ्रीडम। अपनी स्वतंत्रता में जो भी इंसान कोई काम करे उसे लीवे कहा जाता है। ठीक है, आ जाइए अगले वाले आर्टिकल के इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिख लेते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल का इंपॉर्टेंट वर्ड था पहला फ्रेल्टी। फ्रेल्टी का मतलब होता है कमज़ोरी यानी कि वीकनेस। फिर सेकंड इम्पॉर्टेंट वर्ड था आपका स्टैचर। ये तो सुना ही होगा आपने, काफ़ी बार आता रहता है आर्टिकल्स में। स्टैचर का मतलब होता है रिस्पेक्ट। फिर तीसरा वर्ड था आपका फिडल। बैट्समैन ने फिडल कर दिया था इंडियन टीम के लिए, तो फिडल का मतलब होता है प्लेइंग केयरलेसली। सावधानी से ना खेलना, उसे कहेंगे फिडल। फिर वर्ड था सोजर्न। सोजर्न का मतलब होता है टेम्पररी। टेम्पररी स्टे। भाई आज हम कहाँ पे खड़े हैं, किस पायदान पे, आज हम कहाँ पर हैं, आज की क्या रैंकिंग है, आज कहाँ रुके हुए हैं हम, उसे कहते हैं सोजर्न। ठीक है। 5th वर्ड था आपका अडेप्ट। ठीक है, फिर बता रहा हूँ, ये ADAPT वाला अडेप्ट नहीं है, ADEPT वाला अडेप्ट है। ठीक है, यहाँ इस अडेप्ट का मतलब होता है स्किल्ड। कंफ्यूज मत होइएगा, इस अडेप्ट का मतलब होता है स्किल्स। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वर्ड और आर्टिकल का एनालिसिस पसंद आया हो तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, आई थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।